हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 में स्टार्ट किया था उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड था, क्यों हमने वो 5 ईयर प्लान हेरड डोमर मॉडल पे ही बेस किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हेरड डोमर मॉडल है वो कि उस मॉडल में साफ साफ हेरड डोमर ने लिखा है कि दिस मॉडल इज फॉर एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब ये चीज साफ साफ लिखी है तो इंडिया ने हेरड डोमर मॉडल अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्यों इंप्लीमेंट किया। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट भी होता है, बहुत सारे लोगों का भी कंसर्न होता है कि जब हम एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं थे तो हमने हेरड डोमर मॉडल क्यों चूज किया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हेरड डोमर मॉडल के कुछ ऐसे फीचर्स थे जो इंडिया के लिए एप्लीकेबल थे और जो फीचर्स हमको हेल्प करते आगे ग्रो करने में। अब आपको पता है कि इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 and India started its planning approach in the year 1950, that is 15th March when India established planning commission. इंडिया ने सोचा कि इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने देखा कि सोवियत यूनियन बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर रहा था 1928 से, जब उन्होंने शुरू किया था अपने 5 ईयर प्लान्स, और 1930 में ग्रेट डिप्रेशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के आने से सोवियत यूनियन का मॉडल अच्छा साउंड हो रहा था और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो एक फेल्ड नजरिए से देखी जा रही थी। उस वजह से जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे सोवियत यूनियन की पॉलिसीज से। तो इस वजह से हमने 5 ईयर प्लानिंग की अप्रोच शुरू की। अब ये अप्रोच गलत नहीं थी। गलत क्यों नहीं थी? क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के तो उनका ये मानना था कि अगर इंडिया को एक एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एडवांस डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो इंडिया का एक जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बेस है, जो इंडिया का स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बनाने की सोची। उसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि अमेरिका कैसे डेवलप हुआ, जापान कैसे डेवलप हुआ और बाकी यूरोपियन कंट्रीज कैसे डेवलप हुई। रीजन उसका सिंपल था कि इन सब के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस की जरूरत थी। नाउ ये स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस अगर आप कट टू करंट सिचुएशन देखें तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी ग्रो कर ही नहीं पाया, क्योंकि पहले सरकार ने उसको सपोर्ट किया, उसके बाद जब उसको सपोर्ट की और ज़्यादा ज़रूरत थी तो सरकार ने उसको और ज़्यादा सपोर्ट देके मे बी वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हो गए, इन्वेस्टमेंट फेल हो गए, उतनी एफिशिएंसी से रिजल्ट आए नहीं और उसको एक्सेसिव प्रोटेक्शन मिलता रहा क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा बैन था, बैन या फिर ना के बराबर था 1991 से पहले। रीजन सिंपल था, क्योंकि हम 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे तो हम नहीं चाहते थे कि कोई और फॉरेन कंपनी इंडिया में आए और वो हमारी आज़ादी छीन सके। तो इस वजह से थोड़ा स्केप्टिकल था। पर 1991 के बाद जब इकोनॉमी खुली और अभी करंट सिचुएशन 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ तो आज की तारीख जो कि 2024 में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10 साल में काफ़ी पिकअप हुआ है। तो इसी कहानी को हम आज एक छोटा सा पार्ट लेंगे, पूरी कहानी किसी और वीडियो में, पर इस कहानी में हम समझेंगे कि क्यों हेरड डोमर मॉडल ही इसमें एप्लीकेबल किया गया। इसका सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, जो कि हेरड डोमर का कहना है कि जब कोई इकोनॉमी ग्रो करना चाहे तो उसको पहले इन्वेस्ट करना होता है। इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ का मतलब है पहला इन्वेस्टमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो जैसे ही ये हेरड डोमर मॉडल कैपिटल एक्यूमुलेशन पे बेस्ड था, कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब है हमको पैसा इकट्ठा करना है, उस पैसे को एक्यूमुलेट करके हमको इकोनॉमी में इंजेक्ट करना है और उस इंजेक्शन से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। किसी और वीडियो में हम सेकंड 5 ईयर प्लान लेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अभी शॉर्ट में सिंपल है कि जब सरकार इन्वेस्ट करेगी तो आजू बाजू का डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट से सबकी इनकम ग्रोथ होती है और उस इनकम ग्रोथ से फिर आगे की चीजें सारी चीज होती हैं। तो पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फोकस। हेरड डोमर मॉडल का कहना था कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। इंडिया एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, 1951 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो प्रायोरिटी थी, जो नीड थी, वो ये थी कि हम एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड बनाएं, वो फंड से हम इन्वेस्टमेंट करें। पर जो कि वो फंड एग्जिस्ट नहीं करता था तो इंडिया ने कहा कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने के लिए डेवलपमेंट नीड्स बहुत सारी थी, भूखमरी वाला सीन था, अनएम्प्लॉयमेंट वाला सीन था, इतनी सारी पॉपुलेशन थी, उसको कैटर करने के लिए हेरड डोमर मॉडल एक अच्छा सोल्यूशन दिख रहा था। तो पहली चीज हो गई इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इंडिया का टारगेट था कि हमको तेजी से आगे बढ़ना है।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारे टारगेट्स थे वो हमने एक्सीड किए थे, पर जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था तब हमारा टारगेट था कि हमको तेजी से ग्रो करना है। इसलिए ये डिफरेंस है इंडिया में और पाकिस्तान में, जो कि ऑलमोस्ट साथ में ही इंडिपेंडेंट हुए। इंडिया हमेशा ग्रोथ पे फोकस किया, पाकिस्तान आपको पता है किस पे फोकस करता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, वो रिक्वायर्ड था। अब वो किस तरह से होगा? कोई भी एरिया अंडर डेवलप्ड है, आप उसको क्या करना होगा? पहला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रोड, रेलवेज, पावर जनरेशन, इरिगेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी जब। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हमको कैपिटल एक्यूमुलेशन करना था, ताकि हम इन्वेस्ट कर पाए और इंडिया तेजी से इसको ग्रोथ रजिस्टर कर सके। थर्ड पॉइंट जो था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या है? इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है खेती के लिए। इमेजिन करो कि आपकी खेती है, पर पानी आपको 10 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, आपकी एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी, आप जितना प्रोडक्शन आप चाह रहे हो उतना नहीं हो पाएगा। तो इंडिया का पहला था कि फूड में तो एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंसी आ जाए, उस वजह से इरिगेशन एक बहुत बड़ा फोकस था। रोड नेटवर्क था, अगर आप पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज बना रहे हैं तो वो जो भी आप मार्केट तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अगर वो 2 से 3 दिन में नहीं पहुंची तो जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले फोकस किया। तो अगेन इट्स रिलेटेड टू हेरेड-डोमर मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, फोर्थ पॉइंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट करना जरूरी था? क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत ह्यूज अमाउंट में पॉपुलेशन थी। ऑब्वियसली आज की तारीख में हम बात करें तो ये पॉपुलेशन किसी भी कंपैरिजन फिगर पे नहीं है, बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उस समय भी वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। अब इतनी पॉपुलेशन को लेके अगर हम किसी और सेक्टर पे फोकस करते तो उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते। इतनी पॉपुलेशन के साथ हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही फोकस करना था, जिससे कि जॉब जनरेट हो। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि एक खेत में अगर 2 लोगों की जरूरत है पर पूरा परिवार 4 लोगों का उसमें लगा हुआ है, तो 2 लोग इसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। सरकार का मानना था कि इन 2 लोग को हमको निकालना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डालना है, जिससे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सके और उस परिवार की भी ग्रोथ हो सके, इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हो सके। तो ये हमारा मेन टारगेट था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, क्योंकि अगर इतनी पॉपुलेशन फालतू बैठी रहती, आइडल रहती, तो भी इकोनॉमी के लिए लॉस था। इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने की 1956 में बात की। नेक्स्ट पॉइंट था इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 में आया था वो तो एक बड़े लेवल पे आया था, उसको हम किसी और वीडियो में जब महालनोबिस स्ट्रैटेजी लेंगे तब समझेंगे। बट 1948 में भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार ने अनाउंस की थी। उसके पहले 1944 में बॉम्बे प्लान, जहां 8 इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के इकट्ठा होकर बोले थे कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो बिजनेस सेक्टर को ग्रो करना होगा। उसके बेसिस पे हेरेड-डोमर मॉडल ने भी इसकी तैयारियां शुरू की कि एक इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना हम ग्रो करना चाह रहे हैं वो होना चाहिए, जिससे कि हम कैपिटल फॉर्म कर सके, और वो कैपिटल फॉर्म होने से हमारे पास एक लेवरेज रहेगा जिससे कि हम इन्वेस्ट कर सकें। कैपिटल फॉर्मेशन लेवरेज का सिंपल सा मीनिंग आपको समझाता हूं। आपके पास कुछ पैसे हैं, जो बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए रहते हैं, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसे रखे हैं। इफ सपोज someday I become unemployed or someday if I'm in business I suffer lot of loss, but I have that leverage of my saving। वही इंडिया चाह रहा था। तो कैपिटल फॉर्मेशन इसीलिए इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कैपिटल फॉर्मेशन 2 चीजों से होता है, एक होता है आपका इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, दूसरा होता है ह्यूमन। दोनों चीज को बढ़ाना था। तो जो स्किल इंडिया आप देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया देखते हैं, ये सारी स्कीम आज आ रही हैं जो कि रिक्वायरमेंट उस टाइम से चली आ रही थी। तो ये सारी स्कीम्स आज इंडियन यूथ को ट्रेन कर रही हैं, जो कि हमको उस टाइम से शुरू करना था। पर उस टाइम पे भी जो चीजें चल रही थी उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्पेशली इन मॉडर्न सेक्टर्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारी चीजों का ग्रोथ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 7th पॉइंट था हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेज हर इंसान के पास लिमिटेड होते हैं, चाहे वो कितना ही रिच हो, चाहे वो कितना ही मिडिल क्लास में हो, चाहे वो कितना ही अनप्रिविलेज क्लास में हो। रिसोर्सेज सबके पास लिमिटेड होते हैं। टाइम एक रिसोर्स है, मनी एक रिसोर्स है, एनर्जी एक रिसोर्स है। सो इस तरह से इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने समझा कि कौन सा रिसोर्स मेरे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें इंडियन पॉलिसी मेकर से एक गलती भी हुई जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पर वो रिसोर्सेस कहाँ एलोकेट करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा सेंस समझते हैं, आपके पास आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपके पास इवनिंग का टाइम है। इवनिंग टाइम में आप या तो कोई कोचिंग क्लास जा सकते हैं, स्विमिंग क्लास जा सकते हैं, स्पोर्ट्स का कुछ कर सकते हैं, घर पे बैठ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इनमें से कोई आप एक ही चीज़ कर सकते हैं बिकॉज टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स। सो ऑन द सेम लाइन्स अगर इंडिया की भी बात करूं कि इंडिया का चाइना और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध हो जाता है अगर, तो उस युद्ध में इंडिया के पास भी रिसोर्स या तो पाकिस्तान पे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे या चाइना पे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे या उनको मोबिलाइज करना होगा इधर उधर। तो ये सारी चीज़ें हेरेट-डोमर मॉडल के जरिए मैं आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ कि इंडिया का लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स थे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैन पावर थी, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, जो कि मेरा मानना है कि बहुत हद तक ठीक रहा, अच्छा रहा, तभी इंडियन इकोनॉमी उस समय ग्रो किया। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट प्लानिंग। ना प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई थी। प्लानिंग से क्या होता है, आपको पता होता है कि अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं और उन 5 साल में हम किन क्वांटिटेटिव फिगर्स को अचीव करने वाले हैं। जैसे कि कोई भी टारगेट है, जैसे मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे इकोनॉमिस्ट बनना है, मुझे XYZ चीज़ करनी है, उसके लिए आपके क्वांटिटेटिव फिगर्स होते हैं। वो क्वांटिटेटिव फिगर्स होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन इकोनॉमी ने वो बनाए, हेरेट-डोमर मॉडल ने वो अचीव भी किए। उसके चक्कर में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो थी, जिसमें हमारी 3/4 पॉपुलेशन अटैच थी, उसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की थी। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल प्रोग्रेस। ना टेक्नोलॉजी आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से आप मुझे दूर तक सुन पा रहे हैं। मे बी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं फेस टू फेस आप मुझे नहीं जानते होंगे, मैं आपको नहीं जानता हूँ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर गेटिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन इकोनॉमी। टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इंसान की चीज़ें फास्ट बना देती है। 1960s में क्या हुआ था, जब कंप्यूटर पहली बार आया था तो सारे कॉलेजेस ने कंप्यूटर बैन कर दिया था कि ये सारी नौकरियां खा जाएगा। आज की तारीख में आप देखें तो AI के साथ भी वैसा ही व्यवहार हो रहा है कि AI आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी। नौकरियां कहीं नहीं जाएंगी, नौकरियों का नेचर चेंज हो जाएगा, जॉब का नेचर चेंज हो जाएगा, मार्केट में डिमांड है जो ह्यूमन रिसोर्स की वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जोमेटो के आने से बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं, वेटर्स की जॉब चली जाएगी। अब वेटर्स की जॉब गई पर राइडर्स की जॉब जनरेट हो गई, तो ये भी कहीं ना कहीं शिफ्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जितना जल्दी इस शिफ्ट को समझ पाएंगे, जितना जल्दी आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, उतना ही आप भी करियर में अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मोबिलाइज कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट इस वीडियो में हम समझेंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज वेरी वाइटल। आप भी लाइफ में भी अगर आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, आप उसकी प्रोग्रेस को जरूर देखिए। इंडिया ने वो प्रोग्रेस हर 5 ईयर टू 5 ईयर प्लान देखी, जहाँ की हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उनका एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया, जब हमने हर 5 ईयर प्लान कंप्लीट किया। जब हमने नीति आयोग इंट्रोड्यूस किया 2015 में, तो हमने 12th 5 ईयर प्लान के बाद कोई प्लान नहीं बनाया, पर अब दूसरे तरीके के प्लान बनते हैं, 3 ईयर्स 7 ईयर्स इस टाइप के। तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई भी प्लान बनाएं, उसके क्वांटिटेटिव फिगर्स रखें और उनको अचीव करने की कोशिश करें। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, समझ में आया होगा स्टोरी क्यों हमने हेरेट-डोमर मॉडल अप्लाई किया। क्योंकि मैं एक कॉन्फ्रेंस में बैठा था जहां लोग कह रहे थे कि ये हेरेट-डोमर मॉडल इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो आई होप आपको इस वीडियो में इसका आंसर मिला होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लिसन टू मोर स्टोरीज लाइक दिस।